हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसको कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। तो ये सीटेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है व्यक्तिगत विभिन्नताएं और क्या इम्पोर्टेंस रखती है एक व्यक्ति के विकास के लिए। तो इस चीज़ की हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं तो व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा की बात करते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता आखिर होती क्या है और क्या इम्पोर्टेंस है इसका हमारी पेडागोजी में या फिर हमारे मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट की सीरीज़ वाले इसमें। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो जो बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक और सीखने की गति जो होती है, मतलब बच्चे जो शारीरिक रूप से बढ़ते हैं, मानसिक रूप से बढ़ते हैं, बौद्धिक रूप से जो बच्चों का विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, सामाजिक होता है, और बच्चों की जो सीखने की जो गति है, इनमें जो पर्सनल अंतर पाए जाते हैं। मतलब कि देखिए, अगर मान के चलिए ये एक बच्चा है जिसका नाम है राम, और ये एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, मान के चलिए इसका नाम है श्याम। तो क्या इसका जो शारीरिक विकास होगा मतलब राम का, और इसका जो शारीरिक विकास होगा श्याम का, क्या दोनों के शारीरिक विकास सेम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्या इन दोनों के मानसिक विकास कुछ हद तक सेम होंगे? कुछ हद तक तो हो सकते हैं क्या, लेकिन पूरी तरीके से इसका और इसका मानसिक विकास सेम होगा तो नहीं हो सकता। क्या इन दोनों का बौद्धिक विकास सेम होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब कि कोई भी जो दो चीज़ें हैं, चाहे उनका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, उनकी लर्निंग की क्षमता हो, सीखने की जो गति है वो हो, वो दोनों में क्या रहेगी, दोनों में एकदम अलग रहेगी। उसमें कुछ कुछ पैटर्न में आपको समानता जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन वो पूरी तरीके से एक दूसरे के समान नहीं हो सकती। ठीक है। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में क्या कथन है ये, कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही जो प्रत्येक व्यक्ति होता है वो अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग क्या होता है, आइडेंटिटी रखता है। अगर मैं आपसे डिफरेंट हूँ तो उसके क्या कारण है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जो कि शारीरिक आधार पर भी हो सकते हैं, मानसिक, बौद्धिक, किसी भी आधार पर हो सकते हैं। हो सकता है आपकी हाइट ज़्यादा हो, मेरी कम हो सकता है आपका जेंडर अलग हो, मेरा जेंडर अलग हो। बहुत सारे अंतर हो सकते हैं, जिन अंतरों की वजह से क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, एकदम विशिष्ट होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में इकलौता होता है। प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, अपने आप में यूनिक होता है। ठीक है, यूनिक मतलब एकदम अलग, अब विशिष्ट होता है अपने आप में। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की परिभाषा समझ आ गई होगी। मतलब किसी भी आधार पर अगर दो व्यक्ति एक दूसरे से अलग हैं तो उसी को क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता है। जो गुण एक दूसरे को व्यक्तियों से अलग करते हैं। अगर मैं बात करूं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र क्या क्या हैं, अब मेरा क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, मतलब क्षेत्र से मेरा तात्पर्य है कि किन किन मतलब क्षेत्रों में वे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें एक व्यक्ति जो होता है वो अन्य व्यक्ति से अलग हो सकता है। देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति अलग हो सकता है, कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अलग हो सकता है, कोई व्यक्ति बौद्धिक रूप से, इंटेलेक्चुअल रूप से अलग हो सकता है। तो ये सब क्षेत्र जो होते हैं, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र होंगे जिनमें व्यक्ति क्या होगा, एक दूसरे से अलग होगा। हालांकि ऐसे हर क्षेत्र में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्नता रखता है, लेकिन हमको पता भी तो होना चाहिए कि आखिर वो क्षेत्र है क्या, उनको क्या बोला जाता है। सबसे पहला अगर इसमें मैंने क्षेत्र जो लिखा है वो है बुद्धि। बुद्धि मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब, देखिए आपने एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं आइंस्टीन, उनका नाम सुना होगा। ठीक है, अगर आप आइंस्टीन को के बारे में आप जानते होंगे कि ये क्या थे, बहुत ही हाई आईक्यू वाले पर्सन थे। मतलब कि क्या थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत ही अलग इनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग थी, और बहुत ही तीव्र गति से क्या करते थे, सोचते थे। इनके निष्कर्ष भी बड़े अनोखे होते थे। इन्होंने क्या किया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी दी थी। तो ये क्यों कर पाए थे, क्योंकि ये मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से अगर हम कहें तो ये क्या थे, बहुत ही डिफरेंट पर्सन थे। इसमें इनमें कुछ क्या थी, स्पेशल एबिलिटीज़ थी। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे एक क्लास का जो टॉपर होता है, वो हो सकता है कि मेहनत उतनी ही कर रहा हो जितनी बाकी बच्चे कर रहे हैं, फिर भी उसका जो रिजल्ट है वो क्या होता है, सभी बच्चों से अच्छा आता है। इसका क्या कारण होता है, क्योंकि वो क्या है, बुद्धि के रूप में या फिर अपनी एक जो स्टडी की स्किल्स है उस क्षेत्र में क्या है, बाकी बच्चों से अच्छा है। कुछ बच्चे उस क्षेत्र में कमज़ोर होंगे, लेकिन हो सकता है कि वही बच्चा जो पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा हो, वो खेल के क्षेत्र में एकदम कम स्कोर कर रहा है। और एक बच्चा जो पढ़ाई के क्षेत्र में कम स्कोर कर रहा हो, खेल या अन्य एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है वहाँ पर अच्छा स्कोर कर रहा हो। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब जो चीज़ें होती है ये सब होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की वजह से। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो वो है कौन, सचिन तेंदुलकर। अगर आप सचिन सर की बात करें तो ये इनको क्या कहा जाता है, इनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है।
और आपको जहाँ तक सुनने में हैरानी होगी कि ये क्या था, ये 10th क्लास फेल कर गए थे। मतलब जो इनका ये जो 10th क्लास थे ना, इसमें मतलब सोच लीजिए 33% तक नहीं ला पाए थे, और ये माने जाते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट। तो एक चीज़ में एक व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो सकता है और दूसरे चीज़ में एक व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है। ये किस वजह से है? ये है उसके इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से, कि किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा है, किसी क्षेत्र में क्या है, वो बहुत ख़राब है या फिर एवरेज है। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसी प्रकार, कोई व्यक्ति बुद्धि में, हमने जैसे बात करी, किसी व्यक्ति की रुचियों में अंतर हो सकता है। अगर आपको मान के चलिए, आपको बुक पढ़ना पसंद है, तो हो सकता है आपके फ्रेंड को क्रिकेट खेलना पसंद हो। या फिर अगर आपको टीवी देखना पसंद है, तो हो सकता है आपके दोस्त को क्या हो, म्यूज़िक सुनना पसंद हो। तो ये सब क्या होती चीज़ें, ये सब होती है इंडिविजुअल डिफरेंस, जो कि आपको अपने मित्र से, आपको अपने क्लासमेट से, सबसे क्या करती है, अलग करती है। जिसके वजह से क्या होता है, आपका एक सेपरेट कैरेक्टर का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और थर्ड चीज़ क्या है, अभिरुचि, मतलब एप्टीट्यूड होता है, मतलब कि आप किस काम में अच्छे हो। मान के चलिए कि आपकी एक क्षमता है किसी कार्य को करने की। जैसे कि आप, हो सकता है कि राइटिंग आपकी बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छा क्या कर लेते हो, बहुत अच्छा आप राइट कर लेते हो। या फिर आप बहुत अच्छा क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा आप रीड कर लेते हो। तो ये सब आपके क्या होंगे, एप्टीट्यूड होंगे। इनको क्या बोलेंगे, अभिरुचि या फिर आपकी अभिक्षमताएं होंगी। क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या हो, आप बहुत अच्छे हो। कुछ क्षेत्रों में आप बुरे होंगे, तो आपकी क्या होगी, वो अभिक्षमता है वो आपकी नहीं होगी, वो आपकी एप्टीट्यूड नहीं होगी। ठीक है। अब आपका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व बोले तो पर्सनैलिटी, कि आपका व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप के हो। आपने सुना होगा ना, एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति होते हैं, कुछ क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब है पर्सनैलिटी। मतलब किसी की पर्सनैलिटी क्या है, इंट्रोवर्ट है, किसी की क्या है, एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट मतलब वो बहिर्मुखी होंगे, मतलब समाज में रहना, एक दूसरे से घुल मिल कर बात करना, बहुत ही अच्छे तरीके से उनका सामाजिक संवाद होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो लोगों से मिलना उतना पसंद नहीं करते, या फिर अपने मन के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। उनको खुद से ही बातें करना, खुद के साथ ही रहना अच्छा लगता है। कुछ विशेषता इनमें होती है, जैसे इनमें क्या विशेषता होती है कि समाज में बहुत अच्छे से घुल मिल के रह जाते हैं। लेकिन इनमें ये क्षमता होती है कि अपने मानसिक जो इनके क्रियाकलाप होते हैं, इन पर इनका कंट्रोल इंट्रोवर्ट्स लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। तो आप भी इनमें से किसी एक प्रकार के हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति पूरी तरीके से इंट्रोवर्ट हो, पूरी तरीके से एक्सट्रोवर्ट हो। ये सब इंडिविजुअली सब में अलग हो सकता है। किसी में इसका रेशो ज़्यादा हो सकता है, किसी में इंट्रोवर्ट होने का रेशो ज़्यादा हो सकता है। और एक जो क्षेत्र है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, वो क्या है, सीखने की गति। मतलब सीखने की गति में भी एक व्यक्ति में विभिन्नताएं हो सकती है। एक व्यक्ति बहुत ही धीमे पेस में सीखता है, तो एक व्यक्ति बहुत ही तेज पेस में सीखता है। ठीक है। एक व्यक्ति का डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा, तो एक व्यक्ति का डेवलपमेंट क्या होगा, थोड़ा स्लो तरीके से होगा। तो ये सब भी क्या है, डिफरेंसेस है। एक और डिफरेंस काय में आता है, मेमोरी में। जैसे आपने देखा होगा, किसी भी क्लास के टॉपर, या फिर अगर आप भी क्लास के टॉपर रहे हो कभी, तो आपने देखा होगा आपकी जो मेमोरी है वो बाकी बच्चों से अच्छी होगी, या फिर आपके जो क्लास के टॉपर की मेमोरी है वो बाकी बच्चों से बहुत अच्छी होगी। वो कोई भी अगर क्वेश्चन उनको, चाहे अगर आपने 2 महीना की पहले कोई कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया हो, तब भी वो कॉन्सेप्ट उनको क्या रहता है, अभी भी उनके दिमाग में फीड रहता है। और जैसे जिन लोगों की मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है, या फिर जो थोड़े से एवरेज बच्चे हैं, उनका क्या होगा कि उनको चीज़ें वो जल्दी भूल जाते हैं, तो उनकी क्या है, स्मृति थोड़ी कमज़ोर है। रचनात्मकता कुछ बच्चों में बहुत अच्छी होती है। आपने देखा होगा आपके क्लास में कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जो बहुत अच्छी क्या कर लेते हैं, पेंटिंग कर लेते हैं, या फिर वो लोग बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं, स्केच बहुत अच्छा बना लेते हैं, या फिर उनको गाना सिंगिंग बहुत अच्छे से आती है। तो ये सब क्या है, ये सब है क्रिएटिविटी। मतलब कि वो कुछ उनमें सृजनात्मक क्षमताएं हैं, जिसके वजह से क्या है, वो कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ बच्चों में इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा होने के कारण क्या होगा, एक दूसरे के इमोशन को समझेंगे, बहुत ज़्यादा सामाजिक रूप से वो क्या होंगे, जिनमें इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, वो सामने वाले को समझने में, उनकी भावनाओं को नियंत्रित करने में, उनको मैनिपुलेट करने में, इन चीज़ों में बड़े अच्छे होते हैं। जैसे कोई भी राजनेता हो गया, वो क्या होगा, उसका जो किसी भी नेता का क्या होता है, ईक्यू, मतलब इमोशनल जो कोशेंट है, या फिर इमोशनल डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छा हुआ होता है। इसलिए अपनी बातों में क्या कर लेता है, सभी को मोहित कर लेता है, फिर चाहे उसके वादे पूरे करे या ना करे। फिर क्या होगा,
भाषा एवं संचार कौशल मतलब क्या होगा, आपने देखा होगा कुछ लोगों का जो अपनी भाषा पर पकड़ होती है, अपनी लैंग्वेज स्किल्स जो होती है उनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे वो क्या होते हैं, बहुत अच्छे वो वक्ता होते हैं। ये भी किस वजह से हो पाता है, क्योंकि उनमें क्या है, उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज या फिर उस पर्टिकुलर फील्ड में जो उनका जब वो पैदा हुए थे तो उस पर्टिकुलर फील्ड का उनके पास इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों में क्या हो सकते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। कोई बुद्धि के बेस पे अलग होगा, कोई सीखने की गति के बेस पे अलग होगा, क्रिएटिविटी के बेस पे कोई अलग होगा। तो ये सभी क्षेत्रों में क्या होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र अब समझ में आ गए होंगे। अरे सॉरी, यहाँ पर फिर से क्षेत्र लिखा गया, ये क्षेत्र नहीं है, ये क्या है, कारण है। मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या कारण है, मतलब क्या कारण है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, क्या क्या चीज़ें उनको अफेक्ट करती है जिसके कारण भिन्न होते हैं, इसकी बात हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ कि किस व्यक्ति वजह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, वो होता है वंशानुक्रम या फिर उसके जन्मजात। आपको पता होगा कि हम माँ बाप से क्या होते हैं, हम अपने माँ बाप से बहुत सारे जेनेटिक गुण लेते हैं, जिसमें हमारी जो होती है हाइट हो जाती है, जिसमें हम क्या होते हैं, उनसे हाइट लेते हैं, उनसे हम लोग अपना बॉडी का वेट कितना होगा, ये भी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं। किस रूप में, हेरिडिटी के रूप में या फिर वंशानुक्रम के रूप में। तो वंशानुक्रम एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है जो हमको अफेक्ट करता है, और उसी की वजह से हम एक व्यक्ति से अलग हो पाते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए वंशानुक्रम में हमको 6 फीट की हाइट मिली है, तो हम क्या होगा, हम हमारी हाइट कितनी हो जाएगी, उसकी वजह से 6 फीट हो जाएगी। किसी व्यक्ति को 5 फुट की हाइट मिली है, उसकी 5 फुट हो जाएगी। इस फैक्टर की वजह से क्या होगा, सभी व्यक्ति अलग अलग हो जाएंगे। अगर हमको अपने माँ बाप से आंखों का रंग मान के चलिए काला मिला है, तो हम क्या होगा, हमारे आंखों का रंग काला रहेगा। किसी को अगर उसका रंग कैसा मिला हो, भूरा मिला हो या नीला मिला हो, तो उसके वजह से क्या होगा, वो उस तरीके से अलग हो जाएंगे। तो अलग अलग चीज़ों की वजह से हमारे अंदर डिफरेंसेस पैदा होंगे। किसी का रंग काला होगा, किसी का रंग गोरा होगा, किसी का रंग ब्राउन होगा। जैसे आपने देखा होगा जो जापान या फिर चाइना के जो लोग होते हैं उनकी आंखें थोड़ी छोटी होती हैं। अगर आपने देखा होगा बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर भारत, इन लोगों की आंखें जो होती है नॉर्मल साइज़ की होती है। तो मतलब सभी में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। किस वजह से, वंशानुक्रम की वजह से। मतलब कि उनका जो हेरिडिटी है वंशानुक्रम है, वो बहुत डिफरेंट रहा है आपके वंशानुक्रम से या फिर हमारे वंशानुक्रम से। ठीक है, इस वजह से हो सकता है। दो सगे भाई बहनों में भी क्या हो सकता है, वंशानुक्रम की वजह से डिफरेंसेस आ सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि एक भाई, एक मान के चलिए एक लड़का है, ये दोनों सगे भाई बहन हैं। ठीक है, जैसे इसका मान जैसे राम नाम है और इसका नाम मान लीजिए क्या है, सीता है या फिर सरोज है इसका नाम। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों सगे भाई हैं या फिर सगे बहनें हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसने कुछ अलग ही पर्सनैलिटी ट्रेट्स लिए माँ बाप से, इसने कुछ अलग लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसकी हाइट मान लो कम हुई, इसकी हाइट ज़्यादा हो गई। या फिर ये बहुत अच्छा बोलने वाला व्यक्ति हुआ और ये पता चल रहा है कि थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति हुआ। तो ये सब अंतर किस वजह से आए, ये सब अंतर आए उनकी किसकी वजह से, जन्मजात गुणों की वजह से, जो उनने अपने माँ बाप से लिए। अब इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पर्यावरण की वजह से बहुत सारे अंतर आते हैं। पर्यावरण मतलब हमारा जो परिवार है, हमारा जो विद्यालय है, समाज है, हमारे जो मित्र है, फ्रेंड सर्कल है, ये सब जो व्यक्ति, ये सब काय में आते हैं हमारे पर्यावरण में। मतलब जो हम अपने परिवार से सीखेंगे, विद्यालय से सीखेंगे, समाज से सीखेंगे, मित्र लोगों से सीखेंगे, ये सब हमारे पर्यावरण में आएगा। जिस वजह से क्या होगे, हमारा एक अलग सा ही गुण डेवलप होगा। हम एक क्या होंगे, हम एक यूनिक व्यक्ति बन जाएंगे। क्योंकि जैसे हमारे फ्रेंड से हर किसी के फ्रेंड नहीं होगी, जैसी हमारी फैमिली हर किसी की फैमिली नहीं होगी। हो सकता है दो लोगों के फ्रेंड सेम हो, जैसे मान के चलिए आपके और आपके दोस्त के फ्रेंड सेम है, लेकिन आपका परिवार तो अलग है। अगर आपका विद्यालय सेम है लेकिन आपका समाज अलग है, अगर आपका समाज सेम है हो सकता है आपका विद्यालय अलग है। मतलब कुछ भी चीज़ों में अंतर आने की वजह से भी, अगर ये पूरी चीज़ें भी सेम है तो हो सकता है आपके जन्मजात गुण ही अलग है। और ये होना जरूर रहता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की सभी फैक्टर्स मतलब वंशानुक्रम, पर्यावरण, ये सब चीज़ें सभी के सभी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, परिवार, विद्यालय, समाज, ये सब चीज़ें काय में आ जाएगी, इन्वायरमेंटल फैक्टर में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की। ठीक है, जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण बनेंगे। अब हम बात करेंगे पोषण एवं स्वास्थ्य की, मतलब कैसा आपको न्यूट्रिशन मिला, आपकी जो हेल्थ है वो कैसे अफेक्ट करेगी। मान के चलिए एक बच्चा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, साल भर जब स्कूल आता है तो क्या होता है, लगातार रहता है बीमार। ठीक है, और ना ही उसको पोषण अच्छे से मिल पा रहा है क्योंकि वो थोड़े गरीब परिवार का है।
तो इसका जो डेवलपमेंट होगा उस बच्चे से जिसको बहुत अच्छा मतलब न्यूट्रिशन मिल रहा है, बहुत अच्छी उसकी हेल्थ है, उससे क्या होगा बिल्कुल ही अलग होगा। इन दोनों का जो इनमें जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। क्योंकि इसका वातावरण इसके इसके न्यूट्रिशन में, इसके हेल्थ में बहुत अंतर है। इसका न्यूट्रिशन, इसका हेल्थ बहुत अच्छा है, इसका बहुत बुरा है, जिसकी वजह से इन दोनों में क्या हो जाएगा, एक बहुत ही बड़े मार्जिन पर क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको मान के चलिए सभी चीज़ें आपकी ठीक भी बैठ रही है, आपके जन्मजात गुण भी अच्छे थे, आपका इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा था, आपको न्यूट्रिशन अच्छा मिला, हेल्थ अच्छी थी, लेकिन आपको कभी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिली। ठीक है। आपको पता चल रहा है कि कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, या फिर आपको कभी सीखने का मौका नहीं मिला, आपको सभी चीज़ें वो नहीं मिल पाई जो आपको सीखने के लिए ज़रूरी थी, तो आपका कभी भी उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये भी याद रखना है। मान के चलिए आपको बैडमिंटन का बहुत शौक था, लेकिन आपको बैडमिंटन कभी लाइफ टाइम खेलने ही नहीं मिला, तो क्या आप कभी बैडमिंटन में अच्छे हो पाओगे? क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है। तो ये भी चीज़ें मायने रखती है। और लास्ट जो चीज़ है वो आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या फिर सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है, कि आप किस समाज से आ रहे हो, किस आर्थिक वर्ग से आ रहे हो। अगर आप बहुत एलिट वर्ग से आ रहे हो, मतलब जो क्या है बहुत ही ज़्यादा अमीर वर्ग है, तो वहाँ पर आप जो चीज़ें सीखोगे बिल्कुल अलग होगी। अगर आप थोड़े से मिडिल क्लास घरों से आ रहे होगे, जो आप में से ज़्यादा तो लोग मिडिल क्लास से होंगे, या फिर हम लोग जो एवरेज क्लास वाले लोग होते हैं, तो अगर आप इनसे आ रहे हो तो आपके जो एक्सपीरियंस होंगे वो एलिट लोगों से बिल्कुल अलग होंगे। इसीलिए आप इनसे क्या होगे, इंडिविजुअली बहुत डिफरेंट होने वाले हो। अगर आप गरीब परिवार से आ रहे हो तो फिर तो आपके साथ स्थितियाँ बहुत अलग होने वाली है। अच्छी बुरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत अलग तो होने ही वाली है। ठीक है। ये हो गए व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण। ठीक है। क्षेत्र तो गलत लिखा था, मैंने पहले बताया था। एक कारण है, किस कारण, मतलब ये सब जो कारण है इन्हीं की वजह से हम क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर आपकी हाइट मुझसे अलग है तो व्यक्तिगत कारण क्या है, उसका हेरिडिटी है। अगर आपका आप बोलने में बहुत अच्छे हो, या फिर आप अपने क्लास के आप अपने एक एक्सट्रोवर्ट आपका बिहेवियर है, तो वो भी क्या है, वो आपके इन्वायरमेंट से आ सकता है। आपकी हेल्थ अच्छी है, न्यूट्रिशन अच्छा है, तो ये इस पोषण स्वास्थ्य की वजह से है। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिली है, उस वजह से आप अच्छे होते हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के कारण है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है समाज में हर चीज़ों का, तो आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण है। तो इसी तरीके से आप पर इन सभी चीज़ों का असर पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें बची है। तो अगर हम बात करें कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति एक शिक्षक की भूमिका क्या होगी, मतलब देखिए अभी हमने इतनी सारी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करी, कि कोई बच्चा बुद्धि के मामले में अलग हो सकता है, कोई बच्चा सामाजिक तौर पर अलग हो सकता है, कोई बच्चा शारीरिक स्थिति के रूप में अलग हो सकता है। तो आखिर विद्यालय जो वातावरण है इसमें इस इन्फॉर्मेशन का क्या योगदान है, इस इन चीज़ों का क्या योगदान है, या फिर क्या क्या चेंजेस एक शिक्षक को करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटेजीज में अपने बदलाव लाना चाहिए। क्योंकि इतनी सारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, तो सभी बच्चों के साथ तो एक ही प्रकार से व्यवहार या फिर एक ही तरीके से आप डील तो नहीं कर सकते। तो क्या क्या चीज़ें इनमें अंतर रहने वाला है, इन सब की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक बच्चे को अलग सीखने वाला मानना चाहिए। मतलब एवरी चाइल्ड इज़ अ यूनिक लर्नर, मतलब कि टीचर को क्या मानना चाहिए कि हर बच्चा क्या है, एक यूनिक लर्नर है। मतलब हर बच्चे की क्या है, एक विशेष क्वालिटीज़ है। हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। आप अगर मान के चलिए कोई बच्चा एक्टिविटीज़ के माध्यम से सीख रहा है, तो वो बच्चे को एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कोई बच्चा अगर चित्र देखकर, आवाज़ सुनकर सीख रहा है, तो उसके माध्यम से सिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कोई बच्चा अगर पढ़कर चीज़ों को सीख लेता है तो उसके लिए वो अच्छा है। मतलब हर बच्चा क्या होता है, बड़ा ही यूनिक होता है। आप सभी के प्रति एक ही प्रकार का दृष्टिकोण नहीं अपना सकते। ये कोई स्कूल की ड्रेस नहीं है जो सभी के लिए एक ही समान आप अप्लाई कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। ये क्या है, एक प्रॉपर बच्चे का जो एजुकेशन है वो सभी बच्चों के हिसाब से हर बच्चे का अलग अलग होना चाहिए। क्योंकि हर बच्चा व्यक्तिगत रूप से तो अलग है ही है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, व्यक्तिगत रूप से अलग है। साथ ही बच्चे का जो सीखने का जो व्यवहार है, यानी कि सीखने का जो बच्चे की गति है, शैली है, वो भी अलग अलग है। ठीक है। एक बच्चा अलग तरीके से सीखेगा, दूसरा अलग तरीके से सीखेगा। सबसे पहली तो चीज़ क्या है कि हर बच्चे को एक यूनिक लर्नर मानिए और उस हिसाब से एक्ट कीजिए। सेकंड जो चीज़ है हमारे लिए, वो क्या है कि सभी के लिए एक जैसी शिक्षण विधि ना अपनाएं। मतलब क्या होगा कि हर बच्चा है ना, वो अपने आप में क्या हो रहा है, यूनिक हो रहा है। ये तो बात हमको समझ आ गई। अब सोचिए कि एक बच्चा है, उसको क्या हो रहा है, उसको जब तक वो पिक्चर्स नहीं देखता, मतलब जब तक वो क्या है फोटो वोटो नहीं देखेगा, तब तक उसके दिमाग में चीज़ें नहीं बैठती। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको बार बार क्या कर रहे हो, उसको वर्ड्स दे रहे हो, जैसे उसको लिखित चीज़ें दे रहे हो, बहुत सारी लिखित मटेरियल दे रहे हो। अब बच्चे के दिमाग में आ ही नहीं रही वो चीज़ें, अब बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हो उससे।
तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कोई बच्चे अगर मतलब विजुअल लर्निंग में अच्छे हैं तो विजुअल लर्निंग करवाइए उनको। कोई बच्चे अगर ऑडिटरी मतलब कि सुनकर अगर वो याद करना पसंद करते तो उनको सुनकर करवाइए। होता है ना कुछ बच्चे जो विजुअली उतने अच्छे नहीं होते, विजुअली उनको चीज़ों के प्रति उतनी अच्छी समझ नहीं होती, लेकिन जब वो सुनते हैं ऑडिटरी अगर केसेस में देखें तो उनकी समझ बहुत अच्छी होती है। तो उन बच्चे को ये सब चीज़ें करवाइए। ये मतलब ये क्या होता है कि इन चीज़ों से क्या होता है, हम बच्चे के ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। और जैसे नहीं होता हमारे इसमें क्या होता है, जो भी बच्चा बहुत ही टॉप का है मतलब एकदम ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है, उनको हम लेकर चलते हैं। और जो बच्चा एकदम लो है मतलब एकदम बिलो एवरेज है, उसको लेकर के चलते हैं। ब्राइट वालों के लिए क्या कर देंगे हम, बड़े उनके हिसाब से अच्छे अच्छे टेस्ट देंगे उनको, वो तो हर इसमें अच्छा परफॉर्म कर लेते तो उनके हिसाब से चीज़ें सिखाते हैं। लो वालों पर भी ध्यान देते हैं, पर जो बीच वाले इनके बीच में बहुत बड़ी श्रृंखला है वो छूट जाती है। उसके छूटने का कारण क्या है, क्योंकि हम इंडिविजुअली बच्चों को नहीं समझ रहे, हम या तो सबसे टॉप वाले पर ध्यान दे रहे, सबसे बॉटम वाले पर ध्यान दे रहे, बीच वालों को सबको हम लोग क्या कर ले, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। फिर क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना है। इंक्लूसिव एजुकेशन बोले तो समावेशी शिक्षा। मतलब देखिए बच्चा क्लास में ऐसा भी आ सकता है जो क्या है, जिसको हेयरिंग की प्रॉब्लम है, मतलब हेयरिंग इम्पेयर्ड जिसको कि कहा जाता है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है। या फिर एक बच्चा आ सकता है जो विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है। अलग अलग डिफिकल्टीज वाले बच्चे आ सकते हैं। अगर आपने अधिगम अक्षमता वाला वीडियो देखा होगा तो डिसलेक्सिया से कोई संबंधित कोई बच्चा आ सकता है जिसको पढ़ने में दिक्कत जा रही है। या फिर आ सकता है कोई डिसग्राफिया वाला जिसको कि लिखने में दिक्कत जा रही है। तो आपको इन सभी से डील क्या करना है, इनको सभी को लेकर के चलना है। ऐसी शिक्षण रणनीति अपनाना है जो क्या हो, एक विविधता का अनुसरण करे। विविधता मतलब उसमें विजुअल चीज़ें भी है, उसमें ऑडिटरी चीज़ें भी है, उसमें डिसलेक्सिक बच्चों के लिए भी चीज़ें हैं, उसमें डिसग्राफिक बच्चों के लिए भी चीज़ें, सभी को समायुक्त करके हमको चलना है, ठीक है। अगर कोई बच्चा है जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब उसका हाथ सही से काम नहीं कर रहा है, और आप ऐसे शिक्षण तरीकों से पढ़ा रहे हो जो सिर्फ गतिविधि पर काम करेंगे, हो सकता है वो पर्टिकुलर गतिविधि एलडी मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला ना कर पाए, तो क्या वो बच्चा अच्छे से आपके शिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा है? क्या बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो। तो उसके हिसाब से भी चीज़ें हो सके, मतलब सभी के हिसाब से चीज़ों को आपको लेकर चलना है। एक विविध दृष्टिकोण आपको अपनाना है टीचर के रूप में, और टीचर के रूप में सभी को बराबर मानना है, सभी को विशिष्ट मानना है, ठीक है। जैसे अभी सरकार ने क्या किया, पहले जो बच्चों को बोला जाता था, पहले मतलब जो बॉडी से थोड़े वीक होते थे उनको क्या बोला जाता था, विकलांग बोला जाता था। विकलांग मतलब क्या होता था, डिसेबल्ड बोला जाता था। काफ़ी ये एक रूड वर्ड हो जाता था, मतलब हम लोग क्या होते थे, बड़े ही उनके प्रति थोड़े एक भ्रष्ट व्यवहार हो जाता था हम लोग का। अब सरकार ने उसको कहा कि हम क्या बोलेंगे, दिव्यांग बोलेंगे। अब देखिए नाम में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन जो एक भावना चेंज हो गई वो बहुत बड़ी है। मतलब दिव्यांग का मतलब कि एक उसका जो अंग है वो क्या है, थोड़ा स्पेशल है, स्पेशली एबल्ड बोला जाता है, कि मतलब एक अलग तरीके से क्षमता प्राप्त है उनको, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या होती है, इन सब चीज़ों से एजुकेशन में समावेशिता आती है, इंक्लूसिवनेस आती है, ठीक है। अब और इसके अगर आगे के पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि अलग अलग स्तर के अनुसार अलग अलग गतिविधियाँ देनी है हमको। अगर एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है तो उसको उस हिसाब से गतिविधियाँ देंगे। एक अगर एवरेज है तो उसको उस हिसाब से गतिविधि देंगे। एक अगर बिलो एवरेज है तो उसको उस हिसाब से गतिविधि देंगे। एक अगर मतलब कम अचीवमेंट वाला बच्चा है तो उसको उस हिसाब से गति देंगे। जैसा बच्चे का स्तर होगा उस हिसाब से उसको गतिविधि, उसको शिक्षण देना है। आपने अभी एक और बहुत चीज़ देखी होगी जो फेमस हुई थी, रेमेडियल क्लासेस जिसको बोला जाता था। मतलब जो भी बच्चे क्या होते थे एग्जाम में अंडर परफॉर्म्ड होते थे, मतलब कम अचीवमेंट वाले होते थे, उनके लिए रेमेडियल क्लासेस लगाई जाती थी। और इन रेमेडियल क्लासेस के माध्यम से क्या होता था, जो भी बच्चे की कमियां हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम देकर सुधारा जाता था, ठीक है। तो अलग अलग स्तर के हिसाब से अब आप इस रेमेडियल क्लास में मान लो कोई ब्राइट बच्चे को डाल देते हो तो बोर हो जाएगा। और लेकिन अगर इसी में किसी एवरेज बच्चे को डाल दो तो उसको भी लगेगा कि ये मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। लेकिन जिस बच्चे को इसकी ज़रूरत है, अगर उसके साथ वो करवाई जाएगी तो उसको उसका ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो हमको हर स्तर के बच्चों को लेकर चलना है, ठीक है। एक और चीज़ क्या है, हमको कंपैरिजन से बचना है। तुलना यानी कि कंपैरिजन। अगर एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है राम, ये क्लास का टॉपर है। एक बच्चा है श्याम, ये थोड़ा एवरेज है। और एक बच्चा है मान के चलिए विजय नाम है उसका, ठीक है, वो थोड़ा सा विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है, आँख से उसको ठीक दिखाई नहीं देता। इसकी स्ट्रेटजीज इस पर काम नहीं करेगी, इसकी स्ट्रेटजीज इस पर काम नहीं करेगी। ये दोनों तीनों जो है अपने आप में बड़े यूनिक हैं।
तो हमको क्या करना है, इनके कंपैरिजन से बचना है। कभी भी इसको इससे कंपेयर ना करें, क्योंकि ये एक अलग व्यक्ति है, ये एक अलग व्यक्ति है। इसके गुणधर्म अलग है, इसके अलग है। इसकी क्वालिटीज़ अलग है, इसका एनवायरनमेंट अलग है, इसका भी एनवायरनमेंट अलग है, इसकी वंशानुक्रम अलग है। तो हर चीज़ इनकी अलग अलग है, इनको कंपेयर ना करें, इनके हिसाब से जो बेस्ट है उनके लिए बताएं। अगर ये बच्चा जैसे मैंने बताया था कि अगर ये टॉपर है तो टॉपर को उस हिसाब से उस लेवल की गतिविधियाँ दे। अगर ये मान के चलिए बिलो एवरेज है या एवरेज है तो उसको उस हिसाब से गतिविधियाँ दे। ठीक है, उनको आपस में कंपेयर ना करें। सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण बनाए रखें। मतलब क्या करें, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट। सपोर्टिव मतलब कि आप क्या कर रहे हो, बच्चे को ये ना लगे कि आप एक तानाशाह हो। ठीक है, आप कोई अपने क्लास के हिटलर नहीं हो। हिटलर आपको पता होगा ना, हिटलर जो वर्ल्ड वॉर 2 का तानाशाह, आप कोई हिटलर नहीं हो अपने क्लास के। आपको अपने क्लास में एक सपोर्टर का रोल अदा करना है, एक मार्गदर्शक का, एक फैसिलिटेटर का। क्योंकि आप बच्चों को जितना सकारात्मक बनाकर रखोगे, जितना उनके प्रति सहयोगात्मक व्यवहार दर्शाओगे, उतना बच्चा आपसे खुल के अपनी बातें कहेगा, खुल के अपनी प्रॉब्लम्स कहेगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अ, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मतलब अभी हमने डिस्कस किया, उसी का कहीं ना कहीं सार है। तो मैं आपको बता दूं, एक महत्वपूर्ण सार इसका याद रखना है। इनको आप क्या कर सकते हो, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सार, मतलब कि इनका क्रक्स क्या निकलता है, क्या इसका मुख्य सेंटर पॉइंट क्या है। तो कोई भी दो बच्चे बिल्कुल समान नहीं होंगे, ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कहना है। हर बच्चा बुद्धि के जरिए, शारीरिक, सामाजिक, भौतिक, वातावरणीय रूप से, स्कूल के रूप में, हर मामले में एक बच्चे से डिफरेंट होगा। कोई भी हर क्वालिटीज़ किन्हीं भी दो बच्चों की सेम नहीं हो सकती, चाहे जुड़वा ही क्यों ना हो। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताएं स्वाभाविक होती है, नेचुरल होती है, नेचर का हिस्सा है। अगर मान के चलिए एक टाइगर है, टाइगर समझते हैं आप, बाघ, या फिर एक है व्हेल, दोनों में कितने कितने डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंस, टाइगर जमीन पर रहता है, व्हेल पानी में रहेगी, समुद्र में। तो ये दोनों क्या होते हैं, अपने अपने जगह बेस्ट है। टाइगर को आप पानी में तैरने के लिए बोलेंगे या फिर जमीन के अंदर, पानी के अंदर रहने बोलेंगे, वो नहीं रह पाएगा। व्हेल जमीन पर नहीं चल पाएगी। ये दोनों में अंतर होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से पर्टिकुलर एक एक बच्चे में भी अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता स्वाभाविक होती है, नेचर का ही पार्ट है और नेचुरल भी है। ठीक है, शिक्षक का कार्य उन्हें समाप्त करना नहीं, बल्कि स्वीकार करके उन्हें के अनुसार शिक्षण करना है। मतलब आपने क्या किया, मान के चलिए किन्हीं दो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस थे। एक में क्या था कि वो पढ़कर चीज़ों को अच्छा सीख रहा था, एक में क्या था कि वो देखकर अच्छा सीख रहा था। अब आपने क्या किया, अब पढ़कर एक अच्छा सीख रहा है, एक देखकर अच्छा सीख रहा है, आपने दोनों के लिए सेम स्ट्रेटेजी अपना ली। मान के चलिए दोनों के लिए आपने या तो सुनकर को अपना लिया या फिर पढ़कर को अपना लिया। अब पढ़कर को अपनाया तो ये बच्चा तो जैसे तैसे चला लेगा, क्योंकि आप उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी अपना रहे हो। लेकिन ये बच्चा क्या होगा, पिछड़ जाएगा। अगर आपने पढ़कर की बजाय देखकर वाले के हिसाब से शिक्षण दिया, तो देखकर वाला तो अच्छा हो जाएगा उसमें, पढ़कर वाला पूरी तरीके से क्या होगा, पिछड़ जाएगा। ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नष्ट नहीं करना है। ठीक है, जैसे यहाँ बोला ना कि समाप्त नहीं करना है, बल्कि उनको एक्सेप्ट करिए। ये बोलिए कि ये बिल्कुल नेचुरल है, ये बिल्कुल 100% हमारे शिक्षण का पार्ट है, हमारे नेचर का पार्ट है। और उसके बाद क्या बोलिए, उसके हिसाब से उनको क्या करिए, शिक्षण दीजिए। और लास्ट पॉइंट जो है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान होता है। मतलब अगर आपको कहीं भी आया है कि कौन सी एजुकेशन आज के समय में बेस्ट है, तो आपको क्या टिक लगाना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। क्योंकि ये क्या कर रही है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ये क्या कर रही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान करती है। सभी बच्चे को एक यूनिक चाइल्ड मानती है, एक यूनिक लर्नर मानती है। ठीक है, एक मतलब कि उनका ये मानना है कि हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी अलग है, हर बच्चे की लर्निंग स्ट्रेटेजी अलग है, हर बच्चे का लर्निंग का स्पीड, लर्निंग का रेट अलग है। ठीक है, तो ये चीज़ों को ये कौन मानता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मानती है। तो इन चीज़ों का सम्मान करती है। इन 5 पॉइंट्स में पूरा जो हमने पढ़ा है उसका क्रक्स है, आपको सभी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब हम 3 बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आपको इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले तो आप आंसर कीजिए, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अकाउंट में रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट इसमें बताया गया है कि सभी बच्चों को एक ही प्रकार से पढ़ाएं। सेकंड बात बोली गई है कि सभी को समान गति से सीखने के लिए बाध्य करें। और तीसरा पॉइंट क्या बोला गया इसमें कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग शिक्षण रणनीति अपनाएं, या फिर केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान दें। तो अब देखिए, क्वेश्चन से डील करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो नेगेटिव पॉइंट्स है उनको हटा देंगे। नेगेटिव पॉइंट्स में क्या होता है, जैसे केवल शब्द आ गया कि केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान दे, तो केवल कभी ऐसा होगा ही नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी आप एक ही टाइप के बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे।
फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सभी बच्चों को एक ही प्रकार से पढ़ाएं। देखिए हमने जैसे कि बात करी थी कि ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चे जब एक प्रकार के नहीं है तो सभी बच्चों को एक ही प्रकार से पढ़ाने पर क्या वो पढ़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। सभी को समान गति से सीखने के लिए बाध्य करें, तो देखिए बाध्य तो कभी नहीं करना है, और समान गति से सीखने के लिए उनको बोलना भी नहीं है। ये तो बाध्य करने की बात होगी तो बहुत अल्ट्रा नेगेटिव हो गया, लेकिन आपको बोलना भी नहीं, क्योंकि हर बच्चे की सीखने की जो रेट होती है, सब बच्चे की सीखने की जो दर होती है वो अलग अलग होगी, इसलिए आपको सभी का सम्मान करते हुए चलना है, सभी के हिसाब से प्लान बनाने। कोई बच्चा अगर एक सप्ताह में एक टॉपिक को समझ रहा है तो आपको उसका भी सम्मान करना है, कोई बच्चा अगर 1 घंटे में समझ रहा है तो उसका भी सम्मान करना है। उनके हिसाब से स्ट्रेटेजी बदलनी है, स्ट्रेटेजी के हिसाब से बच्चों को नहीं बदलना है, ठीक है। अब सी पॉइंट क्या है, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग शिक्षण रणनीति अपनाएं। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, और यही हमारा क्या है, करेक्ट होने वाला है। समझेंगे करेक्ट क्यों है, क्योंकि बच्चे की जो आवश्यकता है वो क्या होगी, अलग अलग होगी, इसलिए हम क्या अपनाएंगे, अलग अलग शिक्षण रणनीति अपनाएंगे। जिस बच्चे की जो आवश्यकता उस बच्चे के हिसाब से वो रणनीति। कोई बच्चे आगमन विधि से समझ रहे तो आगमन से, निगमन से समझे तो निगमन से, जो भी बच्चे के पसंद में हो, जो भी बच्चे के अनुकूल हम उससे समझाएंगे। तो सी पॉइंट क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट। आपको भी इनका आंसर पहले देना है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको दूंगा आंसर। व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। ए पॉइंट क्या बोल रहा है कि सभी बच्चे एक ही गति से सीखते हैं, क्या ये बात सही है? क्या प्रत्येक बच्चा अपनी गति और अपनी शैली से सीखता है, ये सही है? या फिर सभी बच्चों की बुद्धि समान होती है? या फिर सभी बच्चों के लिए एक ही शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त होती है? तो एक एक करके पॉइंट पे बात करते हैं। तो ए पॉइंट क्या बोल रहा है कि सभी बच्चे एक ही गति से सीखते हैं। हमने देखा था कि कोई भी बच्चे समान गति से नहीं सीखते हैं, सब बच्चे के सीखने की जो गति होती है अलग होती है। किसी की वो धीमी हो सकती है, किसी की वो तेज हो सकती है, किसी की वो और अलग तरीके की हो सकती है, ठीक है, किसी की एवरेज हो सकती है। तो ये चीज़ें याद रखना कि सभी बच्चों की एक सी गति तो नहीं होती, तो पहला पॉइंट गलत हो जाएगा, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं कि दूसरा सी पॉइंट क्या बोल रहा है कि सभी बच्चों की बुद्धि समान होती है, जी गलत बात है ये। किसी भी बच्चे की इंटेलिजेंस यानी बुद्धि हो, चाहे उसका घर का वातावरण हो, कोई भी सेम नहीं होता। अगर दो व्यक्तियों का कुछ सेम है भी तो दूसरी चीज़ें अलग हो जाएगी। तो ये सभी बच्चों पर अप्लाई तो नहीं होगा, सभी बच्चों की बुद्धि एक समान नहीं हो सकती। क्या सभी बच्चों के लिए एक ही शिक्षण विधि उपयुक्त होती है, बिल्कुल गलत बात। शिक्षण विधियाँ बहुत सारी इसीलिए है क्योंकि वो हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग है। कोई बच्चा किसी विधि से अच्छा सीखता है, कोई बच्चा किसी विधि से। सबसे करेक्ट पॉइंट कौन सा है इसमें, जो पॉजिटिव भी है, प्रत्येक बच्चा अपनी गति और शैली से सीखता है। मतलब हर बच्चे की क्या होती है, अपने एक स्पीड होती है सीखने की, एक लर्निंग स्पीड होती है, और लर्निंग शैली मतलब एक उसका तरीका होता है, उसकी मेथड होती है, ठीक है। हर बच्चे का जो स्टाइल ऑफ लर्निंग होता है वो अलग अलग होता है। तो हर बच्चे की शैली या स्टाइल जो सीखने का, या फिर इसको हम कहेंगे मेथड जो होती है वो अलग होती है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी शिक्षक क्या करेगा। एक जो इफेक्टिव टीचर है, इफेक्टिव टीचर बोले तो जो अपने टीचिंग में जिसकी अच्छी पकड़ है, जो एक अच्छा शिक्षक के रूप में साबित हो रहा है, ठीक है, जो बच्चों को सिखाने में सक्षम हो, वो अगर व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखेगा तो क्या करेगा। पहला ऑप्शन है कि सभी विद्यार्थियों को समान कार्य दे देगा, मतलब कि क्या करेगा, कोई भी बच्चे हैं किसी भी प्रकार के, सभी को क्या बोल दिया, समान वर्क दे दिया कि चलो इतना लिख कर ला लेना। अब बच्चे को डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, बच्चे को पढ़ते आ रहा है नहीं आ रहा है, सभी के लिए सेम प्रकार का है। या फिर केवल मेधावी विद्यार्थियों पर ध्यान देगा, मतलब केवल जो ब्राइट स्टूडेंट है क्लास के, 1 2 3 जितने भी है उनको दे दिया वर्क, और उन्हीं पर काम कर रहा है, उन्हीं को आगे बढ़ा रहा है, उन्हीं की वो वही बाद में सक्सेसफुल हो रहे हैं, बाकी बच्चों को छोड़ दिया। एक ऐसा टीचर बनना, एक ऐसा टीचर के रूप में हम काम करेंगे। या फिर विद्यार्थियों की आवश्यकता और क्षमताओं के अनुसार शिक्षण करेगा, तो ये सही लग रहा है हम लोग को, लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। या फिर सभी विद्यार्थियों की आपस में तुलना करेगा कि देखो बेटा वो तो टॉपर है, तुम तो बैक बेंचर हो, तुमको तो कुछ पढ़ना नहीं आता, तुम तो अंडर अचीवर हो, या फिर ये हो वो हो। तो सभी बच्चों की आपस में तुलना करेगा और उनका कॉन्फिडेंस भी गिरा देगा। तो सिंपल सी बात है, एक ही पॉजिटिव ऑप्शन है। विद्यार्थियों की आवश्यकता और क्षमता के अनुसार शिक्षण करेगा और उनको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि सभी बच्चे क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो उनकी आवश्यकता क्षमताएं भी अलग अलग होगी। दोस्तों यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त हो जाता है। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए।